चांग मिंग एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं। 2015 में स्नातक करने के बाद उन्होंने एक अस्पताल में इंटर्नशिप की। अस्पताल ने उन्हें शांतिपुरी स्ट्रीट में ड्यूटी करने का काम दिया। यह आमतौर पर जाना जाता है कि वहां अक्सर अजीब चीजें होती हैं, इसलिए जांग मिंग भी इससे अछूते नहीं रहे। यह तब की बात है जब वह नई नौकरी शुरू कर रहे थे। एक लड़की वार्ड में मर गई। उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने इस काम के प्रति उनकी रुचि पूरी तरह से खत्म कर दी। उस दिन शाम को जांग मिंग ने सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हाल ही में लाई गई कुछ लाशों की जांच पूरी करने के बाद बहुत महसूस किया। अभी तक काम खत्म होने का समय नहीं हुआ था। उन्होंने तय किया कि वह वॉशरूम में जाकर थोड़ी देर सोएंगे। न जाने कितना समय बीत गया। जांग मिंग ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने घड़ी देखी तो रात के 9 बजे से ज्यादा हो चुके थे। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत देर तक सोया था, यहाँ तक कि काम का समय भी बहुत पहले खत्म हो चुका था। वह शौचालय से निकलकर सामान समेटने और घर जाने की तैयारी करने लगा। जब वह गलियारे में पहुंचा तो उसे एक चीख की आवाज सुनाई दी, जो शायद शवगृह की लोहे की बिस्तर से आ रही थी। इस समय तो सारे चिकित्सा कर्मचारी काम खत्म कर घर जा चुके होने चाहिए थे। क्या अब भी कोई घर नहीं गया? जांग मिंग ने चिकित्सा कर्मचारियों के साथ जाकर दरवाजे की खिड़की से अंदर देखा और अचानक ठंडी सांस ली। अंदर 2 अजीब आदमी बिस्तर पर महिला की लाश को धमका रहे थे। जांग मिंग ने तुरंत फोन निकालकर पुलिस को कॉल किया, लेकिन फोन कनेक्ट होने से पहले ही किसी ने उन्हें लाठी से मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद जांग मिंग ने अपनी चेतना खो दी। जब उन्होंने फिर से आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक संकीर्ण और अंधेरी जगह पर पाया। हाथ पैर पहले ही बांध दिए गए थे और मुंह पर एक मजबूत टेप चिपका हुआ था। एक तीव्र बदबू ने जांग मिंग की नाक पर हमला किया। उसे एहसास हुआ कि उसे खून से भरे शव के ठंडे कैबिनेट में बंद कर दिया गया है। यदि इसी तापमान पर रहा जाए तो जांग मिंग के लिए शायद कल का सूरज देखना बहुत मुश्किल होगा। वह जोर से संघर्ष करने लगा, फ्रीजर का दरवाजा खोलने की कोशिश में, लेकिन बेकार, उसकी शक्ति ही नहीं लग रही थी। उसी समय जांग मिंग ने एक परिचित आवाज सुनी। वह सुनिश्चित था कि वह उसकी सहकर्मी ली छुई की आवाज थी, पर वह यहाँ कैसे हो सकता है? ओ हाँ, उसे याद आया कि आज रात ली छुई की नाइट ड्यूटी थी। जांग मिंग दिल का अच्छा था। इस समय खुद संकट में होते हुए भी वह ली छुई की स्थिति के बारे में सोच रहा था कि वह बहुत खतरनाक थी। वह उन 2 विकृत आदमियों से नहीं लड़ सकता। लेकिन आगे जो उसने सुना उससे साबित हो गया कि वह कितना बेवकूफ था। बाहर कोई झगड़ा या लड़ाई की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई लेन देन का मामला हो। असल में वो दोनों विकृत व्यक्ति ली छुई के ग्राहक थे। मन भीतर से क्रोधित हो गया। उसने पागलों की तरह दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि वह इस बदबूदार फ्रीजर से बाहर निकल सके। जैसा उसने चाहा, दरवाजा खुल गया। उसने जांग मिंग को फ्रीजर से बाहर निकाला और उसके मुंह से टेप हटा दिया। फिर एक भयावह मुस्कान के साथ जांग मिंग को बताया कि वह यह राजगुप्त रखे और धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह सड़क पर मारा जाएगा। जांग मिंग हालांकि ली छुई को बहुत नापसंद करता था, लेकिन वह उसे हरा नहीं सकता था। इसके अलावा उसके पास 2 विकृत सहायकों की मदद थी, इसलिए अच्छे व्यक्ति की हानि को सुधारने की सोच के साथ जांग मिंग ने बिना झिझक सिर हिला दिया। दोनों विकृत लोग जब देख चुके कि जांग मिंग ने अपनी सहमति दे दी है तो उन्होंने ली छुई को पैसे दिए और वहां से चले गए। ली छुई ने पैसे जांग मिंग को दे दिए और दोबारा जोर देकर कहा कि वह आधा शब्द भी बाहर न बताए, आगे भी चुप रहने के लिए उसे पैसे दिए जाएंगे। जांग मिंग ने मुझे बताया कि वह उस समय यह पैसा नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसे पिटने का डर था। मुझे नहीं पता कि मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। हालांकि उसने पैसा लिया, लेकिन वह अभी भी जिज्ञासु था। उसने ली छुई से पूछा कि आखिर यह मामला है क्या। ली छुई का जवाब सुनकर जांग मिंग चौंक गया। उसने कहा कि वे 2 लोग यहाँ के नियमित ग्राहक हैं और उनकी एक घिनौनी लत है। और भी भयावह बात यह है कि उन्होंने ऐसी रुचि रखने वाले लोगों के लिए संवाद करने और जानकारी साझा करने के लिए एक गुप्त सोशल वेबसाइट बनाई है। जैसे ही अस्पताल में कोई नई महिला लाश आती है, ली छुई उन्हें तुरंत सूचित करता है। काम खत्म होने के बाद ली छुई को अच्छी खासी रकम मिलती है। साफ दिख रहा है कि ली छुई इस निर्दय लेन देन में गहराई तक फंस चुका है। अब जांग मिंग भी ली छुई का दीर्घकालिक सहायक बन गया है। उसके बाद से जांग मिंग ली छुई से बचने की कोशिश करता है, भले ही वह ली छुई की ड्यूटी टाइम में हो। ली छुई को घिनौने लोगों के साथ आते देख वह बाथरूम में जाकर अनदेखा करने का नाटक करता है। समय बीतने के साथ जांग मिंग का मानसिक बोझ बढ़ता गया और वह अक्सर नींद नहीं ले पाता था। यहाँ तक कि जब वह सो जाता, वह ऐसे ही सपने देखता। वह इन लाशों और उनके दुश्मनों के लिए दुहक महसूस करता, लेकिन मैं खुद भी यह सब कुछ बदलने में असमर्थ था, जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। उस दिन और हमेशा की तरह, हर दिन की तरह, देवी फिर से एक विशालकाय व्यक्ति को लेकर आई। यह व्यक्ति शायद पहली बार आया है, क्योंकि जांग मिंग ने उसे कभी नहीं देखा था। जांग मिंग ने हमेशा की तरह अनदेखा करने का नाटक किया और अपने कंप्यूटर पर काम में व्यस्त रहा। वह व्यक्ति उन व्यक्तियों के बीच से गुजरता हुआ आखिरकार एक सुंदर लड़की के बिस्तर के पास रुक गया। ये लड़की उसी सुबह मुर्दा घर में स्थानांतरित की गई थी। जांग मिंग ने उसके कपाल की प्रारंभिक जांच की। उसकी नसें मर चुकी थीं, लेकिन लगता है कि अभी भी एक हल्की सी धड़कन थी। करीब 1 घंटे बाद आधिकारिक तौर पर मृत्यु की घोषणा की गई। प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार यह संभवतः लड़की द्वारा पर्याप्त मात्रा में दवाई न लेने के कारण जागरूकता और मृत्यु की वजह से हुआ। विकृत आदमी ने फिर से अमानवीय व्यवहार शुरू किया। जांग मिंग शौचालय नहीं गया क्योंकि वह आज शव डेटा को संग्रहित करने में व्यस्त है। उसे वे असभ्य आवाजें स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि आसपास कुछ असामान्य है, जैसे एक हल्की सांसों की आवाज सुनाई देती है।
झांग निंग ने अजीब आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश की। धीरे धीरे लड़की के शव के चेहरे पर ध्यान गया। हे भगवान, लड़की की भौहें हिलती हुई लग रही हैं। वह हल्की सी हरकत झांग निंग को निश्चित नहीं कर पाती। जैसे ही जंगचू अपनी आंखों पर संदेह कर रहे थे, उन्होंने देखा कि लड़की के होठों में भी हल्का बदलाव हो रहा है। इस बार न केवल जंगचू इसे देख पाए, बल्कि विकृत व्यक्ति ने भी असामान्यता को महसूस किया। उसने अपनी हरकत रोक दी और देखा अचानक शव उसे देखकर बिगड़ैल आदमी डर के मारे चिल्ला उठा और बिस्तर के नीचे लुढ़क गया। लीच हुई आवाज सुनकर अंदर भागा और झांग निंग भी हैरान रह गए। वहीं खड़े होकर निश्चल, लाश जीवित हो गई थी। कोई भी होगा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन लीच हुई नहीं डरे। वह भागकर एक लकड़ी का डंडा ले आया। लाठी लड़की के सिर पर लगी। लड़की अनजाने में गिर गई। उसके बाद लीच हुई ने उसे मजबूती से बांध दिया, जैसे एक बांस से चिपटे चावल के केक को बांधा जाता है। ग्लानि और भय से पागल आदमी ने अपनी पैंट खींची और जल्दबाजी में भाग गया। लीच हुई ने अपने ग्राहक को भागते हुए देखा, फिर झांग मिंग के सामने आकर कहा कि इस लड़की को मारना होगा ताकि यह राज बरकरार रखा जा सके। वैसे भी वह मृत्यु की स्थिति में यहाँ आई थी, लेकिन यह कठिन कार्य झांग मिंग को करना होगा, तभी उसकी वफादारी साबित होगी। झांग मिंग उसे हैरान होकर देखता रहा। आंखों के सामने का लीच हुई अब फोरेंसिक नहीं रहा, वह एक बेमानवता वाला राक्षस बन गया है। झांग मिंग के दिमाग में फिल्म की तरह यह मानसिक यातना तैर रही थी। उसे लगा कि उसने भी अपनी पेशेवर नैतिकता और अंतरात्मा खो दी है, लेकिन अब उसे हत्या करने को कहें तो यह बहुत कठिन है। झांग मिंग लकड़ी की उस छड़ी को पकड़कर कांप रहा था। वह बेबस होकर लड़की की ओर बढ़ा। जब ली छुई अपने परफेक्ट प्लान में खोया हुआ था, तो झांग मिंग ने तेजी से मुड़कर मौका देखकर छड़ी ली छुई के सिर पर मार दी। डर गए झांग मिंग ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और ली छुई को बांधकर पुलिस के आने का इंतजार किया। उसके बाद वह लड़की के पास गया और उसकी धड़कन और नाड़ी की दोबारा जांच की। हालांकि बहुत कमजोर है, लेकिन निश्चित रूप से वह अभी भी जीवित है। यह वाकई एक दुर्लभ मामला है। कुछ ही देर बाद आपातकालीन घंटी ने पूरे मुर्दाघर की शांति को तोड़ दिया और ली शुई को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, तो उसने घृणा भरी नजरों से झांग बोवेन को देखा। अंत में पुलिस ने ली छुई की गवाही के आधार पर इस गुप्त व्यापार गिरोह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। उस लड़की का इलाज के बाद स्वास्थ्य स्थिर हो गया और 1 महीने बाद वह ठीक हो गई। लेकिन यह घटना शायद उसके जीवन भर के लिए मानसिक छाया बन जाएगी। झांग मिंग ने पुलिस के सामने सारा सच कबूल लिया और अवैध धन सौंप दिया। इसके बाद वह भी सामान्य जीवन में लौट आई। मैंने एक घटना का अनुभव किया जिसने मुझे 10 साल तक नींद से वंचित कर दिया। एक छुट्टी के दौरान मैं और मेरी कुछ सहेलियां घर में बोर होकर टीवी देख रही थीं। हमने तय किया कि कुछ रोमांचक किया जाए, इसलिए हमने एक रात की दौड़ की योजना बनाई। आरंभ बिंदु घर से 5 किलोमीटर दूर एक शॉपिंग सेंटर था। हम वहां से घर तक दौड़ने लगे। बीच में हमें जंगली जानवरों वाले जंगल से गुजरना पड़ा। हम सभी फुटबॉल खिलाड़ी थे। 5 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं थी। बस मेरी टांग हाल ही में चोटिल हो गई थी। हमने शॉपिंग सेंटर में कुछ चीजें खरीदी और अंधेरा होने तक वहां से नहीं निकले। मजबूरी में उसे मना कर दिया। वह बेघर आदमी हमसे कुछ खाना मांगना चाहता था, लेकिन हमने फिर भी उसे मना कर दिया। वह अजीब ढंग से वहां से चला गया। मेरे पैर में चोट के कारण मैं हमेशा सबसे पीछे दौड़ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कुछ है। हमने जंगल से गुजरते हुए देखा कि कुछ एक छोटे हिरण को खींच रहा था। सब बहुत डरे हुए थे। अचानक हमने उसी भिखारी को देखा। हम घर लौट आए और सब सो गए। लेकिन जब मैं रात में उठा तो मैंने देखा कि वह भिखारी खिड़की पर झुका हुआ था। उसके बाद से मैं अनिद्रा से ग्रस्त हो गया। मैं नई आई थी। स्कूल में एक कहानी चल रही थी कि हमारे स्कूल के पीछे की पहाड़ी पर एक पुराना पेड़ है जो अकेले लोगों को एकत्रित करता है और अविवाहित लोगों को साथी दिलाता है। लेकिन मैं और मेरे दोस्त बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे। कहते हैं कि इस व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये कहानी शुरू में केवल कैंपस नेटवर्क पर फैली थी, जब तक कि हमारे क्लास की एक लड़की ने इसे खुद आजमाने के बाद चीजें बेकाबू नहीं हो गईं। उस लड़की को एक बहुत हैंडसम लड़का पसंद था, लेकिन उस लड़के की पहले से गर्लफ्रेंड थी। हम सबने उसे समझाया कि वह छोड़ दे, पर उसने उस कैंपस की कहानी का उपयोग करके उस हैंडसम लड़के को पाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद हमने हैरानी से देखा कि वह लड़का सच में अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो गया था और हमारी क्लास की उस लड़की के साथ था। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। दोनों ने लगभग 1 महीने की खुशियों से भरी डेटिंग के बाद विवादों का सामना करना शुरू किया। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और साथ में रहते हुए भी बहुत थके हुए और परेशान थे। हमारी कक्षा की उस लड़की का लड़का बहुत मेहनत से पीछा करने के बाद सामने आया। जब मैं स्कूल पहुंचा तो पता चला कि उस लड़के को स्कूल की पिछली पहाड़ी पर उस पुरानी पेड़ पर लटका पाया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर घेरा डाल दिया और किसी को भी पास नहीं जाने दिया। ये देखकर वह लड़की दिल टूटकर बेहद दुखी हो गई और उसकी हृदय विदारक चीख कई मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। इसके बाद वह कई हफ्तों तक क्लास में नहीं आई। मुझे उसकी चिंता होने लगी, इसलिए मैंने दोस्तों के साथ उसके घर जाकर उसे देखने का सोचा। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। उसकी माँ ने हमें बताया कि उसने खुद को कई हफ्तों से कमरे में बंद कर लिया है, कुछ खाती पीती नहीं है। हम जल्दी से ऊपर गए और कमरे में दाखिल हुए। मैंने देखा कि वह लड़की बहुत कमजोर हो गई थी। आंखें
आंसू उसके काले घेरे में बसे हुए थे, बाल भी बिखरे हुए थे। वह बिस्तर पर बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं और दोस्त उसके पास जाकर उसे दिलासा देना चाहते थे, लेकिन मेरे दोस्त को देखकर वह अचानक डर के मारे चिल्ला उठी और कहने लगी कि मेरे दोस्त की गर्दन पर कुछ सवार है। हम सभी चौंक गए और उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाए। हमें लगा कि वह अपने बॉयफ्रेंड की मौत के सदमे के कारण बेतुकी बातें कर रही है। हम बैठकर उसे दिलासा देने लगे और उसकी हाल की स्थिति और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछने लगे, लेकिन उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक हफ्ते बाद उस दिन हम सब कक्षा में थे, तभी अचानक हमें एक चौंकाने वाली खबर मिली कि उस लड़की ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद मेरे दोस्त और मुझे लगा कि इन घटनाओं की श्रृंखला उस लड़की द्वारा किए गए उस स्कूल की कहानी के बाद ही शुरू हुई थी। इसलिए इन सब के पीछे, स्कूल के पीछे पहाड़ी पर उस पुराने पेड़ से जुड़ा कुछ होना चाहिए। हमने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। इसलिए हम फिर से उस लड़की के घर गए और स्मारक सभा के बहाने उसके माता पिता से उसकी डायरी उधार ली। लड़की ने अपनी डायरी में लिखा कि भले ही उसने अपनी एक तरफा प्रेम के लड़के को पा लिया था, लेकिन हर बार डेट पर जाने पर उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिली। लेकिन दिल वहाँ नहीं था। उसने यह भी लिखा कि उनकी डेटिंग शुरू करने के बाद जल्द ही वह अक्सर एक भूतिया महिला को उसके बॉयफ्रेंड के गले में सवार देखती थी। उसकी आत्महत्या के एक दिन पहले वह फिर से उस महिला को झुर्रीदार स्कूल यूनिफॉर्म पहने स्कूल के पीछे की पहाड़ी की पुरानी पेड़ के नीचे खड़े हुए हिस्टेरिकल हंसी के साथ लड़की से पूछते हुए देखती है, क्या तुम सच में उस लड़के के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हो? लड़की ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये पेड़ प्रेम का प्रतीक भी है। इस पेड़ पर, या यह कहें कि उस आत्मा पर जो इस पेड़ पर आत्महत्या कर चुकी है, सुख का आश्रय है। बाद में मैंने स्कूल पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया जिससे सहपाठी इस बात को समझ सकें कि ये कृत्य कितने बेवकूफ और अविश्वसनीय है। हालांकि लेख को बहुत पढ़ा गया, लेकिन मुझे अब भी चिंता है कि वह श्राप शायद अब भी खत्म नहीं हुआ है उस पेड़ के नीचे।